ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या 63 163वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 162 कक्षाएं पढ़ ली हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स नाम का। उसमें इस श्रृंखला की सभी वीडियोज क्रम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिएगा मित्रों, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क अवश्य कर लें। इस कोर्स में ये पुस्तक पढ़ाई जा रही है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की। ठीक है, चलिए। तो गत कक्षाओं में हम समास के विषय में पढ़ रहे थे, 2 कक्षाएं पढ़ ली हैं और आज तीसरी कक्षा पढ़ेंगे समास की। तो गत कक्षा में मैंने आपको 2 समास पढ़ाए थे। कौन कौन से समास पढ़ाए थे आपको? मैंने ये पढ़ाया था केवल समास। केवल समास पढ़ा दिया था। ये बहुत कम प्रयोग होता है परंतु इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। दूसरा समास मैंने आपको पढ़ाया था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बहुत का प्रयोग होता है संस्कृत साहित्य में। जितना आपको अभी प्रारंभिक अवस्था में जानना चाहिए उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब जो हमारे समास थे, जो समास के भेद हमने आपको बताए थे, कौन कौन से भेद बताए थे फिर याद कर लीजिएगा। केवल समास ये पढ़ लिया, अव्ययी भाव ये भी पढ़ लिया, 2 भेद पढ़ लिए। अब तीसरा भेद आता है समास का तत्पुरुष। अब तत्पुरुष को पढ़ना आरंभ करेंगे। तत्पुरुष समास बहुत बड़ा समास है। ठीक है, चलिएगा तत्पुरुष समास को देखते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है? चलिएगा, कॉपी अपनी नोटबुक को खोल लीजिएगा और पेन को हाथ में ले लीजिएगा। लिखने का कार्य है। ठीक, तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है, तत्पुरुष समास की जो पहचान है वो क्या है, उसके लिए हमारे आचार्यों ने एक संस्कृत का छोटा सा वाक्य बनाया है। जैसे अव्ययी भाव समास के लिए बनाया था वैसे इसके लिए बनाया। लिखिएगा, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। देखिएगा, इसका अर्थ है, मोटा सा मैं बता देता हूं फिर लिखाऊंगा। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष।
जिस समास के अंदर उत्तर पद माने बाद वाला जो शब्द होता है, माने कई शब्दों का समास होगा, दो या दो से अधिक का, तो उसमें जो बाद वाला शब्द होता है, समास होने पर उसके अर्थ की प्रधानता जहां प्रतीत होती हो और पूर्व वाले पदों के अर्थ की गौणता प्रतीत होती हो, तो जो ऐसा समस्त पद होता है वो क्या होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। वो तत्पुरुष समास पद होता है। ठीक है, जैसे अव्ययी भाव समास में क्या था, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता थी। तत्पुरुष समास में उत्तर पद माने बाद वाले पद के, बाद वाले शब्द के अर्थ की प्रधानता रहती है और पूर्व वाले शब्द के अर्थ की गौणता हो जाती है, वो गौण हो जाता है। ठीक है, जैसे राज्य पुरुषः राजपुरुषः। ठीक है, ये उदाहरण मैंने खूब बताया, समझा दिया था, आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्या बताया था, राजपुरुष, हमने एक उदाहरण लिया था, राज ठीक है, राजपुरुषा में दो शब्द हैं, एक राजन और एक पुरुष। जब राजपुरुषा, ये इसमें हम बोलते हैं राजपुरुषः आगच्छति, तो कौन आ रहा है, इसमें पुरुष आ रहा है, न कि राजा आ रहा है? तो इसमें पुरुष शब्द के अर्थ की प्रधानता है, राजन शब्द के अर्थ की गौणता है, अर्थात वो राजा से संबंधित पुरुष है। बस राजा का इतना ही यहाँ पर प्रयोग है, अर्थ का राजा नहीं आ रहा। तो ये कैसा समास माना जाएगा, तत्पुरुष समास माना जाएगा, क्योंकि इसमें राजपुरुषः में पुरुष शब्द के अर्थ की प्रधानता होती है और पूर्व पद जो राजन है उसके अर्थ की गौणता होती है। ठीक है, चलिएगा अब लिखिएगा इसको, तत्पुरुषः। तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, विराम। तत्पुरुष समास में पूर्व पद उत्तर पद को विशेषित करता है। कमा अतः तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य रहता है। विराम। तत्पुरुष समास के दो मुख्य भेद होते हैं। आइएगा अब इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या, तत्पुरुष समास में प्राय करके मतलब 99.9%। ठीक है, क्या होती है, उत्तर पद के अर्थ की, मैं उत्तर जो बाद वाला शब्द है उसके अर्थ की प्रधानता होती है, मैंने समझा दिया। तत्पुरुष समास में पूर्व पद होता है, वो उत्तर पद को विशेषित करता है, अर्थात उत्तर पद है उसके साथ एक विशेषता को जोड़ता है कि उत्तर पद सामान्य शब्द नहीं है, ये विशेष शब्द है कोई। ठीक है, इसलिए क्या होता है, तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है वो विशेषण का कार्य करने लगता है, विशेषण का कार्य करने लगता है।
और जो उत्तर पद हो जाता है वो विशेष्य का कार्य करने लगता है। ठीक है, और इसमें तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। फिर दो भेदों के भी और भेद होते हैं, पर मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, अभी लिखा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा, इस बात को यहां पर समझ लीजिएगा। जैसे राजपुरुष लिखा हुआ है, अब क्या है, राजपुरुष में उत्तर, राजपुरुष में पुरुष शब्द की प्रधानता है, परंतु ये पुरुष, इसको क्या है, राजन शब्द विशेषित कर रहा है। ये सामान्य पुरुष नहीं है, ये राजा से संबंध रखने वाला कोई पुरुष विशेष है। तो यहां पर राजन शब्द क्या बन जाए, विशेषण, एक विशेषण क्या संबंध प्रकट हो रहा है यहां पर। ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है, और ये होता है मुख्य भेद इसके होते हैं। नंबर 1 लिखिएगा, व्यधिकरण, व्यधिकरण तत्पुरुष, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इसका उदाहरण आप देखेंगे, राज्य पुरुष, देखिएगा, राज्य पुरुष, राजपुरुष, ये इसका उदाहरण लिख लीजिएगा व्यधिकरण का। ठीक है, दूसरा है आपका इसका भेद समानाधिकरण तत्पुरुष, यहां पर लिख लीजिएगा, जोड़ लीजिए, तत्पुरुष। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष। इसका उदाहरण है कृष्णश्चासौ सर्पः सर्पः च, कृष्णः चासौ सर्पः च कृष्ण सर्पः, ये विसर्ग है लास्ट में। ठीक है, कृष्ण सर्पः। अब इसको समझ लीजिएगा, व्यधिकरण का अर्थ होता है कि जिन शब्दों का हम समास कर रहे हैं, उन शब्दों में समास से पहले जो दो शब्द होंगे, तीन, उनमें भिन्न भिन्न विभक्ति होंगी, एक जैसी विभक्ति नहीं होगी। अर्थात प्रथमा प्रथमा, द्वितीय द्वितीय, ऐसी नहीं होगी। एक में कोई दूसरी विभक्ति होगी, एक में दूसरी होगी। जैसे यहां पर क्या है, राज्य पुरुषा में, राज्य में षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, पुरुषा में प्रथमा विभक्ति एक वचन है। दोनों में भिन्न भिन्न विभक्ति है, तो दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों के पदों वाला जो समास होता है वो व्यधिकरण समास होता है, ध्यान रखेंगे। व्यधिकरण का था भिन्न भिन्न विभक्ति है, अब मान लीजिएगा। ठीक है, और समानाधिकरण जो तत्पुरुष होता है, उसमें क्या होता है, जिनका समास करते हैं उनमें समान विभक्ति होती है। जब विग्रह करते हैं तो उनमें समान विभक्ति रखते हैं। जैसे कृष्णः चासौ सर्पः च। ठीक है, देखिए कृष्णः और च असौ, असौ है ये। ठीक है, कृष्णः ये प्रथमा है और सर्पः इन दोनों का समास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी प्रथमा है और एक वचन है, समास होकर के क्या होगा, कृष्ण सर्पः। जो कर्म समानाधिकरण समास होता है उसको विग्रह में ऐसे करते हैं, चासौ च, बाद में दो दो बार च का प्रयोग करते हैं इसमें विग्रह में। ठीक है, ये धीरे धीरे अभ्यास से आएगा, अभी उतना आपको एकदम नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखते रहिएगा। तो ये होता है समानाधिकरण, माने समान विभक्ति पदों का समास। अब आ जाइएगा, अब हम पहले पढ़ेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष। इसके भी कई भेद होते हैं। ठीक है, अब इसके भी भेद हैं, लिखिएगा पॉइंट। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। लिख लीजिए, इसको बहुत विशेष रूप से समझ लेना है आपको। एक, द्वितीय तत्पुरुषः, दूसरा तृतीय तत्पुरुषः, तीसरा चतुर्थी तत्पुरुषः, चौथा
पंचमी तत्पुरुषः, पांचवा षष्ठी तत्पुरुषः, छठवां सप्तमी तत्पुरुषः। ये 6 भेद हैं व्यधिकरण तत्पुरुष के। ठीक है, ये नाम क्यों रखे गए हैं ये ध्यान रखिएगा। नाम इनका, इसका द्वितीय तत्पुरुषः, तृतीय तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषः, ये नाम क्यों रखे? ऐसा तत्पुरुष समास जो व्यधिकरण है, जिस समास में जो पूर्व वाला पद है, यदि उस पूर्व वाले पद में द्वितीय विभक्ति होगी, उसका समास होगा तो वो द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। पूर्व वाले पद में, पूर्व वाले शब्द में तृतीया होगी तो तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति होगी तो चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। पंचमी होगी तो पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। षष्ठी होगी तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और सप्तमी होगी तो सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। प्रथमा होगी तो फिर समानाधिकरण बन जाएगा, वो व्यधिकरण के अंतर नहीं आएगा, रहेगा तो तत्पुरुष ही। प्रथमा हो जाती है जहां पर, वहां पर क्या हो जाती है? समानाधिकरण। तो इनके अब उदाहरण आपको देखने हैं। ठीक है, लिख भी सकते हैं आप कि द्वितीया के पहले में दिखाऊंगा, फिर तृतीया के, चतुर्थी के, पंचमी के, षष्ठी के, सप्तमी के। इस समास का बहुत ज्यादा अधिक प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। आइएगा अब चलते हैं, क्रमशः हम देखेंगे, कुछ इस कक्षा में देखेंगे, कुछ आगे की कक्षा में देख लेंगे। ठीक है जी, देखिए द्वितीय तत्पुरुषः, कृष्णम श्रिताः, समास हो गया कृष्ण श्रिताः। देखिए ये इसमें कृष्णम में द्वितीय है, द्वितीय, इसमें प्रथमा है। कृष्णम श्रिताः, कृष्ण श्रिताः। श्रिताः का अर्थ है यहां पर आश्रित, आश्रित माने कृष्ण के आश्रित, माने कृष्ण को जो आश्रित है, माने कृष्ण का जो भक्त है, जो कृष्ण के सहारे ही जीवन जीता है। तो क्या बना दिया? कृष्ण श्रिताः। अब देखिए ये द्वितीय थी, इसमें समास हो गया और भिन्न भिन्न विभक्ति है, इसमें द्वितीय, इसमें प्रथमा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? ये कृष्ण श्रिता, ये द्वितीय तत्पुरुष हो गया, समास हो गया। कृष्ण के आश्रित जो व्यक्ति होता है, भक्त होता है, उसको कृष्ण श्रिता कहते हैं, कृष्ण श्रिता। दुखम अतीताः, दुखातीताः माने दुख को प्राप्त हुआ, ये अर्थ। अतीता का अर्थ प्राप्त हुआ, तो द्वितीय दुख को प्राप्त हुआ, ये द्वितीय व्यक्ति है। नपुंसकलिंग में द्वितीय प्रथमा में एक जैसा बनता, पर द्वितीय का है। दुख को प्राप्त हुआ कोई व्यक्ति, उसको बोलते हैं दुखातीताः। कूपम पतिताः, कूप पतिताः, कूप माने अर्थ होता है कुआं, कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति, उसको बोलेंगे कूप पतिताः। सब जगह द्वितीय देख लीजिएगा। और ये भी देखना है आपको साथ में, इसे अर्थ की प्रधानता है, ये विशेषण है किसी का। कूप पतिता का अर्थ है कूप में गिरा हुआ व्यक्ति। पतिता माने गिरा हुआ व्यक्ति, वो कहां पर गिरा है? कुआं में, तो कुआं विशेषण बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही ग्रामम गताः, ग्राम गताः माने गांव को गया हुआ व्यक्ति। शोकम गताः, शोक गताः, शोक को प्राप्त हुआ व्यक्ति, जिसको जिसे शोक है, दुख है। और देखिएगा भयम प्राप्ताः, भय प्राप्ताः माने भय को प्राप्त हुआ व्यक्ति, डर गया है जो। दुखम आपन्नः, दुखापन्नः दुख को प्राप्त व्यक्ति। मेघम अत्यस्ताः, मेघात्यस्ताः। ठीक है,
मेघ में, मेघ को मेघ में फेंका हुआ है, मेघ में फेंका हुआ कोई भी चीज है उसको मेघात्यस्तः। ठीक है, तो सब जगह द्वितीय हो रही है यहाँ पर। ठीक है, मेघ का अर्थ बादल में फेंका हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आपको हजारों मिलेंगे। ये केवल नमूना मात्र आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, नमूना मात्र। अब आपको कहीं पर भी ऐसे अर्थ निकालना पड़ेगा, इसमें द्वितीय तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष है, ये आपको वहां पर प्रसंग के अनुसार देखना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से तृतीय तत्पुरुष का देख लेते हैं। ठीक है, इनको उदाहरण आप बाद में लिख लीजिएगा आराम से। ये तृतीय तत्पुरुष है। इसमें पूर्व वाले शब्द में तृतीय विभक्ति होगी, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होगी। शंकुलया खंडः, शंकुला खंडः। शंकुला होता है सरौता, प्राचार जो अचार आदि के लिए आम काटे जाते हैं, मिर्ची आदि काटी जाती है, वो सरौता होता है। तो सरौते के द्वारा काटा हुआ कोई भी पदार्थ, तो क्या है, शंकुला खंड, टुकड़ा किया हुआ, शंकुला के द्वारा, सरौते के द्वारा किया गया टुकड़ा। तो इसमें ये तृतीय है, इसलिए तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। किरणा काणः, किरिकाणः। किरणा मने तीर से, बाण से, जो व्यक्ति काणा हुआ है, बाण से इसकी आंख फूटी है, तो उसको क्या बोलेंगे, किरिकाणः। ये तृतीय किरणा में। नखैः भिन्नः, नख भिन्नः। नाखूनों से फाड़ा हुआ, फटा हुआ है, कोई जंगली जानवर नाखूनों से फाड़ देते हैं, तो उसको नखैः भिन्नः, नख भिन्नः। ये तृतीय है। विद्या हीनः, विद्याहीनः। विद्या से रहित, ये तृतीय का है। विद्या से रहित। मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, माने एक महीना पूर्व वाला, माने एक महीना पूर्व वाला कोई। और देखिएगा सभी में तृतीय विभक्ति है। पित्रा समाह, पितृ समाह। पिता के समान, क्या है, पिता के समान। तो पित्रा में तृतीय है। पादेन विकलम, पाद विकलम। पाद माने चौथाई भाग से कम, माने जिसमें चौथाई भाग कम है, वो पाद विकलम पदार्थ। वाचा निपुणः, वांग निपुणः। तो ये वाचा तृतीया का है, वाणी से जो निपुण व्यक्ति। तो यहां पर क्या है, व्याकरण के नियम से च को ङ हो जाता है, तो वांग निपुण बन जाता है। ठीक है, वाचा कलह, वाक कलह। वाणी से किया हुआ कलह मन झगड़ा है, गाली गलौज से उत्पन्न जो झगड़ा। और देखिएगा, मदेन शून्यः, मद शून्यः, माने मद से रहित। माशेण ऊनम, माशोनम। ये माश एक तौल का एक वो है, परिमाण है। तो एक मास से कम, अर्थात ये पदार्थ, इसमें एक मास कम है। मात्रा सदृशः, मातृ सदृशः, माता के समान। विद्या रहितः, विद्या रहितः, वही है, विद्या से रहित। अहिना हतः, अहि हतः। तृतीय अहि का अर्थ होता है सांप, सांप के द्वारा मारा हुआ व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति। तो अहि हतः। गुडेन मिश्रम, गुड़ मिश्रम, माने गुड़ के साथ में मिला हुआ पदार्थ। गुड़ तो जानते ही है, खाने वाला मीठा पदार्थ होता गुड़, तो उसके साथ कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ है, गुड़ धानी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जिसमें पूर्व पद में तृतीय विभक्ति हो उसका समास किया जा रहा है, तो वो होता है तृतीय तत्पुरुषः। ठीक है जी, ये तो नमूना मात्र है, जैसा कि मैं नमूना मात्र ही आपको दिखा सकता हूं, ऐसे तो भरपूर प्रयोग होते हैं।
अब आ जाइएगा आगे, बिल्कुल सरल है ये, चतुर्थी तत्पुरुष, समझते जाइएगा। चतुर्थी तत्पुरुष, यूपाय दारू, यूप दारू, दारू का अर्थ होता लकड़ी, यूप का अर्थ होता खंबा, तो खंबे के लिए लकड़ी, खंबे के लिए जो लकड़ी है उसको यूप दारू बोलते हैं, ठीक है। तो चतुर्थी है ये। कुंभाय मृत्तिका, कुंभ मृत्तिका, घड़े के लिए मिट्टी जो है उसको बोलते हैं कुंभ मृत्तिका, सब जगह चतुर्थी है। द्विजाय अयम द्विजार्थम, यहां पर क्या है, द्विजाय अयम द्विजार्थम, द्विज के लिए, जो द्विज व्यक्ति है उनके लिए। तो यहां पर अयम के, ये व्याकरण के सूत्र से आप आगे पढ़ेंगे तब, अयम के, इदम के अर्थ में क्या होता है, अर्थ शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, अर्थ शब्द का प्रयोग है, इसलिए क्या है द्विजार्थम। ऐसे ही इंद्राय इदम इंद्रार्थम, माने इंद्र के लिए जो पदार्थ वो इंद्रार्थम। अग्नये इयम अग्न्यर्था, अग्नि के लिए ये कोई पदार्थ है स्त्रीलिंगवाची है, तो अग्न्यर्था हो गया यहां पर, ठीक है। तो ये चतुर्थी है इसमें। और देखिएगा, काके भ्याह वलीहि, काक वलीहि, कौओं के लिए जो रोटी का टुकड़ा, ठीक है। कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल हिरण्यम, कुंडल के लिए, कानों के कुंडल बनाने के लिए जो सोना होता है उसको कुंडल हिरण्यम बोलते हैं। गोभ्यः हितम गोहितम, गौओं के लिए जो हितकारी स्थान या कुछ भी जो भी है, तो गोहितम चतुर्थी है यहां पर भी। राष्ट्राय हितम राष्ट्रहितम, राष्ट्र के लिए जो हितकारी। गोभ्यः सुखम गो सुखम, गौओं के लिए जो सुख है, सुखदायी स्थान। गोभ्यः रक्षितम गोरक्षितम, गौओं के लिए रक्षित पदार्थ या स्थान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो गोरक्षितम ये भी चतुर्थी है, ठीक है। सब जगह उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता आ रही है, यहां पर थोड़ा आप ध्यान से सोचेंगे तो, ठीक है। अब आ जाइएगा पंचमी तत्पुरुष, आज की कक्षा में सारे पढ़ाई देते हैं आपको, ठीक है। पंचमी में पूर्व पद में पंचमी होगी और कुछ नहीं है, देख लीजिए। चोराद भयम, चोर भयम, चोरों से डर, पंचमी होगी चोरात में। दूरात भागतः, दूराद आगतः, दूर से आया हुआ कोई व्यक्ति। कृच्छ्राद लब्धः, कृच्छ्रालब्ध, कृच्छ्रालब्धः, इसका ऐसा ही प्रयोग होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। यहां पर पंचमी तत्पुरुष समास में व्याकरण के नियम से कहीं कहीं पर जो पूर्व पद की जो पंचमी विभक्ति होती है उसका लोप नहीं होता। ये जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कृच्छ्रालब्धः, कृच्छ्रालब्धः, यहां पर क्या है, समास, समास तो हो गया पर पंचमी विभक्ति का लोप नहीं हुआ। ये क्या हो गया, कृच्छ्रा, द को संधि से, ये आगे ला आ रहा है इसलिए द को भी ल हो जाता है, ठीक है, संधि से। तो कृच्छ्रालब्धः, या पंचमी का लोप नहीं हुआ, जबकि समास में ये नियम बताया था कि लोप होता है, परंतु कहीं कहीं नहीं होता है। ऐसे ही स्तोकात मुक्तः, स्तोकान मुक्तः, थोड़े पदार्थ से छूटा हुआ व्यक्ति, यहां पर भी पंचमी का लोप नहीं हुआ है, यहां पर और संधि से तको न हो गया है, ठीक है, संधि से। तो स्तोकान मुक्त, थोड़े पदार्थ से छूटा हुआ व्यक्ति। और देखिएगा, अल्पात मुक्तः, अल्पान मुक्तः, थोड़े पदार्थ से, अल्प यहाँ शब्द, यहाँ पे ये थोड़े शब्द, थोड़े पदार्थ से छूटा हुआ। अंतिकाद आगतः, अंतिकाद आगतः, संधि से तकोदा हो जाएगा, माने समीप से आया हुआ। अंतिक शब्द का अर्थ है समीप, तो समीप से आया हुआ।
स्वर्गात पतिता, स्वर्ग पतिता, स्वर्ग से गिरा हुआ स्वर्ग, ठीक है। सुखात अपेता, सुखापेता। अब देखिएगा यहां पर तो पंचमी का लोप हो रहा है, यहां पर कुछ शब्दों में नहीं हुआ है। ये आपके 5 शब्द थे, 5 है, उनमें नहीं हुआ है, यहां पर हो रहा है। ये कैसे आप कहेंगे कि भाई कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा? देखिएगा ये तो धीरे धीरे आएगा आपको समझ। आप जैसे व्याकरण पढ़ेंगे वैसे धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कहाँ पर लोप होता है कहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। ये तो केवल परिचय कराया जा रहा है समास का यहाँ पर। तो ये स्वर्ग पतिता हो गया। दुख सुखात अपेता, सुखापेता सुख से युक्त। चक्रात मुक्ता, चक्र मुक्ता, चक्र से छूटा हुआ व्यक्ति। वृक्षात पतिता, वृक्ष पतिता, वृक्ष से गिरा हुआ व्यक्ति। तो सभी में पूर्व पद में पंचमी है, इसलिए पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। अब आगे आ जाइएगा। षष्ठी तत्पुरुष। ये आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है, ऐसा ही। इसमें पूर्व पद में षष्ठी व्यक्ति होगी हर जगह। राज्य पुरुष, राजपुरुष, राजा का पुरुष, ये तो बहुत पहले ही, सबसे पहले यही पढ़ाया था आपको। ये षष्ठी है। विद्यायाः आलयः, विद्यालय, विद्या का घर, आलय माने घर, यहाँ पर विद्या दी जाती है इसलिए विद्यालय बोलते हैं। सताम संगति ही सत्संगति ही, षष्ठी है। अच्छे लोगों की संगति क्या कहलाती है? सत्संगति ही। देवानाम पूजकः, देव पूजकः, देवों की पूजा करने वाला व्यक्ति। और देखिएगा घटस्य उत्पादकः, घटोत्पादकः, घट को घड़े को बनाने वाला व्यक्ति। षष्ठी है। तस्या पुरुषः, तत्पुरुष, यहाँ संधियां हो रही, जहां जहां संधि प्राप्त होगी वो संधि हो जाएगी। तस्य पुरुषः, तत्पुरुषः माने उसका पुरुष, उसको बोल तत्पुरुषः। गंगायाः जलम, गंगा जलम, गंगा का जल। मनसः अवस्था, मनोवस्था, यह संधि हो गई है मनसः, तो मन शब्द को और अवस्था, तो मन की अवस्था, मनोवस्था। गृहस्य स्वामी, गृह स्वामी, घर का मालिक, ठीक है। तो सब में षष्ठी षष्ठी हो गई है। यह भी नमूना मात्र आपको दिखा दिया षष्ठी का, षष्ठी तत्पुरुष का। अब आ जाइएगा सप्तमी का, सप्तमी का भी दिखा देते हैं आपको। सप्तमी तत्पुरुष। अक्षेषु शौंडः, अक्ष शौंडः। अक्ष का अर्थ होता है पासे, जो पासे जुआ खेलने के होते हैं। शौंडा माने चालाक, चालाक कह सकते हैं, धूर्त कह सकते हैं, धोखेबाज, माने जो पासों को खेलने में जो धूर्त है, चालाक है, उसको बोलते हैं अक्ष शौंडः। पाने शौंडः, पान शौंडः। पान माने पीने, शराब पीने में जो धूर्त है। वाची चपलः, वाक चपलः, वाणी में जो चपल है, वाणी में जो बहुत ज्यादा बक 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 करता रहता है। तो ये सप्तमी है, सब जगह देख लीजिएगा। स्त्रीषु धूर्ताः, स्त्री धूर्ताः माने स्त्रियों के प्रति, माने स्त्रियों में जो धूर्तता का व्यवहार करता है उसको बोलते हैं स्त्री धूर्ता। स्त्रीबाज कह सकते हैं, गलत व्यक्ति। शास्त्रे पंडिताः, शास्त्र पंडिताः, शास्त्र में जो पंडित व्यक्ति, माने जानकार व्यक्ति। तर्के कुशलः, तर्क कुशलः, तर्क करने में जो कुशल व्यक्ति। आतपे शुष्कः, आतप शुष्कः, ठीक है। माने आतप का अर्थ होता है धूप, धूप में सूखा हुआ पदार्थ। काव्येषु निपुणः, काव्य निपुणः,
काव्य में जो निपुण, काव्यों में गृहे अंतः गृहांतः, घर के अंदर, घर में अंदर, रसे सिद्धा रस सिद्धा, रसों में, रस में जो सिद्ध माने रस, जो औषधियां आती होती हैं वो रसों में बनाई जाती हैं। चक्रे बंधा चक्र बंधा, चक्र में बंधा हुआ, बंधी हुई गांठ। मासे देयम मास देयम, महीने में देने योग्य जो धन। स्थाल्याम पक्वाह, स्थाली पक्वाह माने बटलोई में पका हुआ कोई पदार्थ। स्थाल्याम, स्थाली ऐसा कह सकते हैं, प्राचीन काल में जो भोजन बनाने की बटलोई हुआ करती थी, आज कुकर हो गए हैं, ठीक है। तो स्थाली, स्थाली पक्वा माने बटलोई में पका हुआ कोई पदार्थ। अब आप देखेंगे यहां पर सब जगह पूर्व पद में सप्तमी सप्तमी है और उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता इनमें सब में, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष हो गया। अर्थात पंचमी षष्ठी द्वितीया तृतीया चतुर्थी, ये तत्पुरुष समास हो गए। इसके 6 भेद आज मैंने आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये पूरा नहीं है, ये मामूली सा है, थोड़ा सा मैंने अंश बता दिया आपको। बाकी अब साहित्य पढ़ेंगे उसमें इनको देखेंगे, वहां पर अभ्यास होगा मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये आज की कक्षा में मैंने आपका ये जो व्यधिकरण समास था वो पूरा कंप्लीट करा दिया, ठीक है। ये व्यधिकरण समास, ठीक है, जो इसके 6 भेद थे। अब अगली कक्षा में समानाधिकरण तत्पुरुष समास देखेंगे और फिर इसके आगे का जो बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, उनको देखेंगे, ठीक है। परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। परीक्षा होगी आपकी समास प्रकरण के समाप्त होने के बाद, पूरी पुस्तक की परीक्षा होगी, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। पूरी 30 अभ्यासों की परीक्षा होगी। ये समास प्रकरण है, आप 2-3 कक्षाओं में समाप्त हो जाएगा। परीक्षा होगी आपकी, परीक्षा के लिए आपको लगभग 7 या 10 दिन दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको पूरी परीक्षा करनी है, ठीक है। चलिएगा, और जो लोग बाद में पढ़ेंगे तो सब लोगों के लिए 7 दिन ही बीच में या 10 दिन का गैप रखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। और इस समास प्रकरण को जितना भी आप समझने का सामर्थ्य रखते हैं उतना समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि पूरा समझ में आएगा, नहीं, पूरा नहीं है, पूरा आपको हमने बता दिया है। आपको बहुत कुछ इसमें आएगा, फिर व्याकरण पढ़ेंगे उसमें आएगा, ठीक है। ये 2nd लेवल का कोर्स है, रचना अनुवाद कौमुदी। ये आपके लिए पहले से ही हमने विद आंसर शीट तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है। इस कोर्स के समाप्त होने के बाद फिर आपको हम उस कोर्स में प्रवेश करा देंगे, आप आराम से पढ़िएगा। फिर इसके बाद इसका 3रा भाग है प्रौढ़ रचना अनुवाद कौमुदी, उसका भी कोर्स तैयार है, फिर उसको पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।